ठीक है, आज का सेशन शुरू करते हैं और बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आज के टॉपिक में ये बताने वाला हूँ पूरे वीडियो में कि मार्केट का आगे क्या व्यू होने वाला है, और मैं अपने एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। इसमें कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ये जस्ट एन एजुकेशन पर्पज से है, और मेरा जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग में, वो मैं आज अपने साथ में आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। इसमें हम बेसिकली आपको ये बताने वाले हैं कि जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में बहुत सारे इवेंट्स हैं जो सैटरडे संडे में ट्रिगर्स हुए हैं। और इससे पहले वाले वीक में भी बहुत सारी ऐसी खबरें आई हैं जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जो ऑलरेडी पड़ चुका है। अब आगे आपको एज एन इन्वेस्टर, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ये मैं यहाँ पे इसी तरह का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देने वाला। मेरा क्या व्यू है मार्केट के ऊपर और मेरा क्या एनालिसिस है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। अभी देखो, सीधा मैं कोई टाइम वेस्ट किए बिना सीधा आपको स्क्रीन पे लेके आता हूँ कि मुझे एज पर माय एनालिसिस हमें क्या लगता है। तो सबसे पहली मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मार्केट में ना अभी रिसेंटली बहुत सारे एसेट क्लास ने और बहुत सारे इंडेक्स ने अच्छा खासा हाई बनाया है, मतलब वो अपने टॉप तक गए थे। जैसे अभी लेटेस्ट एग्जांपल लेता हूँ, गोल्ड है। गोल्ड ने हाई बनाया था 73958 का रिसेंटली। गोल्ड वहां से टूट के लगभग 2000 पॉइंट गोल्ड वहां से टूट गया है। और आज की डेट में अगर सिल्वर ट्रेड कर रहा है, आई शो यू, जस्ट गिव मी अ मिनट। देखिए, आज की डेट में सिल्वर ने अच्छा खासा मतलब गोल्ड अच्छा खासा गिरा है। और ऐसा ही सेम सिल्वर के साथ भी हुआ है, जब सिल्वर ने 86,000 का हाई बनाया है, 52 वीक हाई 86,000 रुपए का, वहां से सिल्वर लगभग 3,500 पॉइंट नीचे टूटा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीजन क्या है, इतना हाई बनाने के बाद में अचानक से उस हाई से नीचे गिरना। तो यहाँ पे ऐसा भी कई बार हम देखते हैं कि मार्केट ट्रैप करने की कोशिश करता है, ऑपरेटर बहुत बार ट्रैप करता है। क्योंकि जैसे चार्ट में देख पा रहे हैं हम लोग, चार्ट में हम देख रहे हैं कि गोल्ड लगभग 20 मार्च से तेजी पे ही है कंटिन्यूअसली। 28 मार्च को उसने 2% का जंप दिया था, 5 अप्रैल को उसने लगभग 1.5% का जंप दिया है। तो यहाँ पे अच्छी खासी तेजी हमने गोल्ड में देखी कंटिन्यूअसली। और इसी बीच हमने खबरें ये सुनी थी कि कॉमेक्स में गोल्ड जो है वो 3,000 का लेवल भी छू सकता है। पर हुआ क्या है कि जैसे ही गोल्ड 73,958 के आसपास आया, बहुत सारे रिटेलर्स आज भी उस लेवल पे ट्रैप है, और वहां पे अपने माल को उन्होंने नहीं बेच पाए, वो नहीं शॉर्ट कर पाए, क्योंकि वहां से ऑलरेडी गोल्ड जो है वो सोना जो है 2,000 रुपए नीचे आ चुका है, तो उन्हें बड़ा नुकसान हो चुका है। अब इसमें आपको आगे क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगा आपको, ऐसा क्यों हो रहा है ये भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि गोल्ड जनरली ऊपर क्यों जाता है। तो इसका सबसे पहला रीजन है कि हम लोग हमेशा देखते हैं कि गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है, कि यहाँ पे अगर पैसा लगा दिया तो डूबेगा नहीं, ये पैसा हमारा लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा बेनिफिट देगा, हमारा सेफ है पैसा यहाँ पे। बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनकी सेंट्रल बैंक इकोनॉमी को अच्छे से रखने के लिए उसे आगे, अगर किसी भी सेंट्रल बैंक को ऐसा लगता है कि आगे कोई ऐसा रिसेशन आने वाला है या कुछ भी कोई बड़ी चीज होने वाली है, बड़ा इवेंट होने वाला है जो उसकी इकोनॉमी को बड़ी तरीके से इफेक्ट कर सकता है, तो वो लोग गोल्ड को बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदते हैं, हैवी परचेजिंग करते हैं वहां पे, ताकि उस गोल्ड को यूज करके वो अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर पाए और वापस उसे अच्छे से इंप्रूव कर पाए। तो पहला रीजन ये हो सकता है कि गोल्ड में इतनी तेजी इसीलिए आई है क्योंकि बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड परचेज किया होगा। ठीक है, और उन्हें कुछ ना कुछ लग रहा होगा कि बड़ा इवेंट हो सकता है। जैसे कि अभी लेटेस्ट इवेंट ये हो रहा है कि ईरान और इसराइल के बीच में वॉर हो सकती है। यूएसए ने भी अपने सिटीजन को अलर्ट इशू किया है, और बहुत सारी कंट्रीज भी अपने सिटीजन को अलर्ट इशू कर रही है जो वहां पे रह रहे हैं, कि भैया वॉर हो सकती है। और जब वॉर लाइक सिचुएशन होती है ना, तब गोल्ड के भाव ऊपर जाते हैं। और मार्केट में उसका क्या इम्पैक्ट आता है, मैंने इसका शॉर्ट वीडियो बनाया था, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आपको इन जनरल में आपको सपोज मैं निफ्टी का यहाँ पे एक सेकंड 1 सेकंड चार्ट बोलता हूँ, मैं ग्लोबल मार्केट तो ओपन नहीं कर सकता, पर मैं यहाँ पे आपको निफ्टी का चार्ट ओपन करके बताता हूँ कि जब गाजा में वॉर हुई थी 7 अक्टूबर 2023 से वहां पे वॉर स्टार्ट हुई थी। तो ये मेरे साथ में चार्ट है, इस चार्ट में आप इजीली देख सकते हो कि ये जो एरिया है लगभग 7 अक्टूबर, यहाँ पे निफ्टी ट्रेड कर रहा था 19,600 के आसपास में। और वॉर स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद लगभग 17 अक्टूबर से निफ्टी ने अच्छा खासा करेक्शन दिया। निफ्टी लगभग 6 ट्रेडिंग सेशन में ना यहाँ से गिर के सीधा 950 पॉइंट गिर के 18,800 पे आ गया। ये तब हुआ था जब गाजा और इसराइल के बीच में वॉर हुआ था। ठीक है, इसे पीछे चलते हैं, जब यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर हुआ, वो हुआ था 24 फरवरी 2022 को स्टार्ट। 1 सेकंड में चार्ट निकालता हूँ उसका। मैं पूरा अभी मतलब ऐसा कुछ भी मैंने कंटेंट पहले से तैयार नहीं कर रखा, सब आपके सामने कर रहा हूँ, ताकि हम आपको बता पाए कि हम कैसे एनालिसिस करते हैं, उसका क्या बेनिफिट मिलता है। अब
ये देखिए, यहाँ पे वॉर स्टार्ट हुई थी 23 फरवरी को। आप एक बड़ी रेड कैंडल देख रहे हैं, 23 फरवरी, जस्ट एक दिन पहले वॉर स्टार्ट हुई थी। 24 फरवरी को डिक्लेयर हुआ था कि वॉर हो चुकी है। ठीक है, सोर्सेज विकीपीडिया। तो 23 फरवरी को निफ्टी ऑलरेडी अच्छा खासा गिरा, लगभग 200 पॉइंट नीचे गिरा। उसके नेक्स्ट डे निफ्टी ने 500 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग दिया है, और उसके बाद लगभग और 1000 पॉइंट गिरा, मतलब 1500 पॉइंट का टोटल करेक्शन आया था यहाँ पे 8 दिन के अंदर अंदर, जब वॉर डिक्लेयर हुआ था। तो ऐसा सेम इम्पैक्ट वापस देखने को मिल सकता है, चांसेस हैं, हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, जरूरी नहीं है कि आगे होगा। पर हम बाकी जो फैक्टर्स है उनको देख के ये कह सकते हैं, बेसिकली क्या फैक्टर्स हैं बाकी, बाकी फैक्टर ये है कि जैसे गोल्ड ने 73,900 रुपए का हाई बनाया, वहां से गोल्ड 2,000 पॉइंट नीचे गिर गया। सिल्वर ने 86,000 रुपए का हाई बनाया, 3,000 पॉइंट नीचे गिर गया। डो जोन्स ने अभी नया हाई बनाया है 39,889 पे, वहां से लगभग 1800 पॉइंट का करेक्शन तो अब तक दे चुका है। अब तक देख चुका है। मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ कि डो जोन्स ने अभी तक कितना करेक्शन दे दिया है। ये डाउ निकालता हूँ मैं। देखो, डाउ ने रिसेंटली 28 मार्च के आसपास हाई बनाया था अपना। ठीक है, 28 मार्च और 21 मार्च के आसपास हाई बनाया था, और वहां से लेकर के डाउ ने नॉन स्टॉप इतनी बड़ी गिरावट दी है, यहाँ तक आया है 1800 पॉइंट का, 1800 पॉइंट डाउन। रीजन इसका ये भी एक है कि इसी बीच इन्फ्लेशन के डेटा आ गए थे यूएस के। जो एक्सपेक्टेड था, जो उनका प्रीवियस डेटा था वो 3.2 था, जो करंट आया 3.5। मतलब यूएस मान के ये चल रहा था कि उनका इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ चुका है, वहां की फेडरल बैंक, और वो मान के चल रही थी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ चुका है, और वो आगे आने वाले कुछ महीनों में रेट कम कर सकते हैं, रेट में डिडक्शन ला सकते हैं। पर अब इन्फ्लेशन अगर इतना हाई आया है तो वो रेट कट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो उसका मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट ऑब्वियसली पड़ेगा, है ना। लोग अपना डेप फंड से पैसा निकाल करके इक्विटी में नहीं डालेंगे, डेप फंड में पैसा निकाल कर इक्विटी में वो नहीं डालेंगे, तो नहीं डालेंगे तो मार्केट में उसका इंपैक्ट पड़ना है जनरली। और वो इंपैक्ट हम डोज में देख के पा रहे हैं, ये डाउज में हम देख पा रहे हैं। ऐसा ही सेम इंपैक्ट निफ्टी में भी आ रहा है। निफ्टी ने अभी रिसेंटली 22,775 का ही बनाया। जब ये पता चला कि ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन हो सकती है, तो इस वॉर में गवर्नमेंट को, चाहे चाहे ये वॉर दुनिया में किसी भी जगह हो रही हो, किसी भी कोने पे हो रही हो, पर उसका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपकी कंट्री में, आपकी इकोनॉमी पे, आपकी पॉकेट मनी पे इफेक्ट पड़ेगा। वहां से निफ्टी 250 पॉइंट नीचे गिर गया है। मैं आज आपको कुछ लेवल शेयर करूंगा जो हम डिमांड एंड सप्लाई जोन के अकॉर्डिंग करते हैं, वो लेवल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप वहां पे चेक कीजिएगा। मैं आपको वहां पे लेवल्स बताऊंगा कि निफ्टी के लिए अगला सपोर्ट रेंज क्या हो सकता है, अगर निफ्टी यहाँ से टूटता है, और तो ऐसी कौन सी एरियाज हो सकते हैं जहां पे इंस्टीट्यूशन बाइंग हो सकती है या इंस्टीट्यूशन सेलिंग हो सकती है। मैं ऐसे कुछ लेवल शेयर करूंगा। इसी बीच हमने एक चीज ये देखी है, इस लास्ट लास्ट के एक हफ्ते में बहुत कुछ हुआ है। अब इसमें एक चीज और ये हुई कि बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी के बारे में हर कोई बोल रहा था कि बिटकॉइन ने $75,000 का हाई छुआ अभी रिसेंटली। $75,000 का बिटकॉइन ने हाई छुआ अभी रिसेंटली। अभी 75,000 छूने के बाद में अचानक से इतना करेक्शन कैसे आ गया। 75 से सीधा अभी की डेट में देखें तो $67,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लगभग 7,500 पॉइंट का ड्रॉप। $7,500, अगर किसी ने इतने ऊपर रेट में खरीदा हो तो उसका क्या कैपिटल का नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब भी ट्रेड कर रहे हो ना, अपना रिस्क को एनालिसिस करो। आप ये पहले से मान के चलो कि आप ये ट्रेड ले रहे हो, ये गलत है, ये आपको घाटा देगा। अगर घाटा दे रहा है तो आप कितना सहन कर सकते हो। सहन करने का मतलब कि भाई मैंने कोई ट्रेड लिया जहां पे मैंने 25,000 रुपए लगाए, मेरा वो 2,000 रुपए का नुकसान आ गया है वहां पे, तो मैं उसको एग्जिट कर जाऊंगा, मैं वेट नहीं करूंगा। 2,000 रुपए का लॉस दिखते ही मुझे वो निकालना है अपने अकाउंट से। सबसे पहली बात है, वो आपका लॉस नहीं है, वो आपका कॉस्ट ऑफ बिजनेस है। हर धंधे करने की कीमत चुकानी पड़ती है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट में काम करना है ना, तो स्टॉप लॉस वो कीमत है आपकी, जो आप कीमत चुका रहे हो, मार्केट को दे रहे हो, उसके बदले में मार्केट हमेशा आपको रिवॉर्ड देगा। शर्त इतनी है कि आप उस कीमत को अच्छे से चुकाओ, आपको पता हो कि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, आपको एग्जिट करना है, इसके अलावा आपको वेट ही नहीं करना, फिर वेट नहीं करना, वहां पे इंतजार नहीं करना। तो ऐसे ठीक ऐसा हुआ, 7,000 पॉइंट बिटकॉइन में गिरा। अब रीजन ये है कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि बिटकॉइन में एक इवेंट होता है हर 4 साल में, जिसको बिटकॉइन हेल्विंग बोलते हैं। ये पिछली 3 बार हो चुका है, और इसका रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहला इवेंट हुआ था, और बेसिकली होता क्या है, बेसिकली ये होता है कि बिटकॉइंस में जो माइनिंग होती है ना, उसका प्रोडक्शन रेट जो है ना वो आधा कर दिया जाता है हर 4 साल में। ठीक है, जैसे सपोज फर्स्ट टाइम जो इसमें माइनिंग हुई थी, मैं ऑलमोस्ट ये 4 ईयर साइकिल लिखा हुआ है आपको, यहाँ पे आप वेबसाइट में ये लिंक मैं शेयर कर दूंगा। ये लिंक्स मैं आपको शेयर कर दूंगा जहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे आप फर्स्ट टाइम देख सकते हो कि जो 2018 2012 में हुआ था, 28 नवंबर में, उस समय बिटकॉइन की लगभग 50 बिटकॉइन प्रोड्यूस होते थे, वो 25 पे कर दिए गए। उस समय प्राइस थी बिटकॉइन की $13, जब ये हॉल्विंग स्टार्ट हुई थी। $13 से एक साल के अंदर अंदर बिटकॉइन ने $1,100 का लेवल छुआ, लगभग 9,000 पॉइंट्स का, 9,000% का अप मूव, रिटर्न दिया 9,000% का। अगर किसी ने एक एक रुपया लगाया, उसको 9,000 रुपए मिले थे रिटर्न में।
ठीक है, ऐसा ही सेम इवेंट सेकंड टाइम हुआ था जब सेकंड हाल्विंग हुई थी 2016 में। तब बिटकॉइन ट्रेड करा था $664 के आसपास, $664। वहां से $17,700 तक पहुंच गया था। ऐसा ही सेम इवेंट हुआ जब 2020 में बिटकॉइन ट्रेड कर रहा था $9,700 के अराउंड, और बिटकॉइन वहां से $67,000 तक पहुंच गया था। तो जब भी हेल्विंग होती है उसमें ये देखा जाता है कि एक साल के पीरियड के अंदर अंदर वहां पे बिटकॉइन बहुत शानदार रिटर्न देता है। पर इसमें ये भी देखा गया है कि जब भी ये हेल्विंग होने वाली होती है पीरियड, ये बेसिक पीछे काफी तीनों इवेंट्स में आप चेक करोगे तो ये देखा गया है कि जब भी ये इवेंट होता है ना, इससे पहले बिटकॉइन थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है। मतलब या तो वो एक डिप देता है, या तो वो नीचे जाता है, या फिर वो कंसोलिडेशन फेज में कंसोलिडेट फेज में चला जाता है। तो ऐसा बहुत बार देखा गया है। अब इसीलिए हो सकता है कि जब हेल्विंग होने वाली है और उसकी अप्रोक्सीमेटली डेट आ रही है कि 20 अप्रैल को शायद ये हो सकता है इवेंट, तो उसकी अप्रोक्स डेट के अकॉर्डिंग अभी जो गिरावट है ये वाजिब है, ये हो सकता था। अभी मेरे अकॉर्डिंग जो हम लोग डिमांड एंड सप्लाई जो मार्क करते हैं, अगर मान लो बिटकॉइन में और ज्यादा गिरावट आ जाती है, तो दिस इज द एरिया जहाँ पे आप बिटकॉइन पे सोच सकते हो कि यहाँ पे एफआईआई बाइंग करेंगे। अच्छा, इसके बेसिस पे सिर्फ आप ट्रेड करेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पूरा एनालिसिस सीखना बहुत जरूरी है। ये जो यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ 10% है, सिर्फ 10% है। ये बस बता रहा हूँ कि डिमांड एरिया है। आपको डिमांड में कैसे क्या करना है ये आपको नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है, तो इसके बेसिस में ट्रेड मत कीजिएगा। बट मैं ये जरूर कह सकता हूँ, डिमांड का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई रेंज मार्क कर रहे हैं डिमांड जोन के ऊपर, तो कभी भी प्राइस उस रेंज में आती है किसी भी एसेट क्लास की, सिर्फ बिटकॉइन नहीं, किसी भी करेंसी या किसी भी कॉमोडिटी या किसी भी मार्केट की कोई भी स्टॉक जब इस रेंज में आता है तो वहां से एक अपसाइड मूव दे सकता है वो अच्छा खासा। मेरे अकॉर्डिंग जो अभी मूव निकल रहा है 54,000 से लेकर के 51,000 तक, अगर बिटकॉइन आता है तो वहां से रिवर्सल आ सकता है। ये रही बिटकॉइन की बात, और ये इफेक्ट सबके हो रहा है। अब बात करते हैं सीधा हम निफ्टी पे आते हैं कि निफ्टी पे आगे क्या हो सकता है। जो इतने इवेंट्स हो रहे हैं और जो ईरान और इसराइल के बीच में वॉर हो रही है, इसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी अभी नेगेटिव शो हो रहा था, अभी थोड़ा पॉजिटिव हुआ है वो 40-15 पॉइंट। अब मैं सीधा निफ्टी पे आता हूँ, और निफ्टी पे आपको कुछ डिमांड जोन्स और कुछ सप्लाई जोन्स मार्क करता हूँ, जिससे आपको ये अंदाजा होगा। ये डिमांड जोन और सप्लाई जोन का लेवल का मतलब सिर्फ इतना ही है कि डिमांड जोन मतलब अगर कोई प्राइस इस रेंज में आती है तो उसके चांसेस होते हैं 80% कि वहां से प्राइस अपसाइड देगी। और जब सप्लाई जोन में आती है तो उसके 80% चांसेस होते हैं कि प्राइसेस वहां से डाउनसाइड देगी, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बाइंग और सेलिंग्स होती है। ठीक है, अब बात आती है कि यार ये कितना ऐसा कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हैं, तो ये हमने पूरा रिसर्च किया है, इस रिसर्च के बेसिस पे है। सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है, इसके बेसिस पे आपको ट्रेड नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। मैं अपना एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ और कुछ नहीं। आपको इसके बेसिस में फिर से बोल रहा हूँ, आपको ऑप्शन की नॉलेज नहीं है, आपको इस स्ट्रेटेजी के बारे में पूरा अच्छे से नहीं पता है, इसलिए ट्रेड मत करना। मैं ये सप्लाई एरिया मार्क कर रहा हूँ। जब निफ्टी 22,700 के आसपास आएगा तो हो सकता है कि वो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करे, इसके ऊपर उसके लिए जाना बहुत मुश्किल हो, और यहाँ पे उसमें हल्का फुल्का गिरावट भी आ सकता है। अब बात करते हैं खरीदने की रेंज क्या आती है, तो एज पर माई एनालिसिस मुझे सबसे ज्यादा सबसे बेहतर पोजीशन लगता है कि निफ्टी अगर 22,000 के आसपास आ जाता है, 22,000, 22,100, 22,000 या 21,900, इस लेवल पे आता है। ये जो कंप्लीट रेंज है 21,700 से लेकर के 22,100, जो ये 400 पॉइंट की रेंज है, यहाँ पे निफ्टी एक सपोर्ट ले सकता है, यहाँ पे निफ्टी एक रुक सकता है अगर निफ्टी में आगे फ्यूचर में कोई गिरावट आने वाली है तो। नहीं आए तो बहुत अच्छा है, कोई भी नहीं चाहता कि उसका पोर्टफोलियो माइनस में जाए, उसका पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न दिखाए। पर अगर गिरावट आती है तो वो यहाँ तक होल्ड कर सकता है। निफ्टी के बारे में एनालिसिस क्लियर है आपको, यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं अभी सिर्फ इतना ही शेयर करूंगा, सिर्फ निफ्टी तक ही। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करूं, या आप ये जानना चाहते हो कि डिमांड एंड सप्लाई कैसे वर्क करती है, उसका क्या इफेक्ट होता है और उसके क्या एग्जांपल्स हैं, मैं वो सब बता सकता हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं आपको ये बताऊं या नहीं बताऊं, है ना, डिपेंड करता है आपके ऊपर। दूसरा ये है कि हम सिर्फ निफ्टी पे अभी शेयर कर रहे हैं, बैंक निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, इन सब पे मैं बाद में शेयर करूंगा। ठीक है, बाद में हम इस पे अच्छे से एनालिसिस करेंगे। कल का एक बार हम मंडे को मार्केट की ओपनिंग देखते हैं, मंडे को मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये सब चीजें चेक करेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। आप मेरे चैनल को है ना लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको पसंद आ रहा है हमारी स्ट्रेटेजी, हमारे एनालिसिस, और जो हमने अभी आपके सामने डेटा पेश किए हैं, विथ डेटा मैंने आपको सब कुछ बताया है कि ये डेटा है, ये पास्ट परफॉर्मेंस है, ऐसा पास्ट में हुआ है। अगर अब वो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और उससे शेयर जरूर करना वीडियो को। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।